हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। तो जैसे कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने शुरू करी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, किस तरह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट भी किया था हमने थाइसल फनल के साथ। तो आगे कुछ इसके साथ ही रिलेटेड, ऑस्मोसिस के साथ ही रिलेटेड टर्म्स हैं, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स जो हमने पढ़नी है वो है एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। ठीक है, दो टर्म है। जैसे आपने पढ़ा है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है, उसमें क्या हो रहा है, हीट जो है सिस्टम में आ रही है, और एक्सोथर्मिक में हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर भी एंडो और एक्सो का सेम मतलब है। एंडो का मतलब एंटर करना और एक्सो का मतलब बाहर निकलना। क्लियर है बेटा? तो अभी एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस क्या है, तो इसके लिए हम दो बीकर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने एक एग लिया। एग की आउटर जो कैल्शियम कवरिंग उसकी शेल होती है, उसको हमने जो है वो पील ऑफ कर दिया। तो इस एग को हमने यहाँ पे रख दिया, दो एग लिए। ठीक है, अभी इसमें हमने क्या करा, सॉल्यूशन डाला। कौन सा? एक में हमने डाला है वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, और दूसरे में हमने डाला है NaCl सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हमने ये नोटिस करा कि जिसमें हमने वाटर डाल रखा है उसमें जो एग था वो स्वेल कर गया, उसका साइज़ जो था वो इंक्रीज़ हो गया। और जिसमें हमने NaCl ऐड करा था उसका साइज़ जो था वो छोटा हो गया, श्रिंक कर गया वो। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर सोल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर वाटर से ज़्यादा है। तो इस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो एग में एंटर करने शुरू कर गए, और अंदर जो था वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से एग जो था वो स्वेल कर गया। तो यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एग की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो इट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। और ऑस्मोसिस का ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पर जो एग के अराउंड प्योर वाटर है, वहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एग के अंदर जो कि सोल्यूशन है जिसमें, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उस तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि अंदर जा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस। ठीक है, तो सेकंड केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने आउटर NaCl सोल्यूशन लिया है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, और एग में जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो उसमें क्या होगा, जो एग में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो डिल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है। तो अगर एग से वाटर बाहर जा रहा है तो उसे हम टर्म देंगे एक्सोस्मोसिस। समझ आ रही है बात? तो एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। तो इसी से मिलती जुलती तीन टर्म्स हैं। फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, सेकंड टर्म है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, एंड थर्ड टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये तीन टर्म्स हैं। तो इनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा, आइसो मीन्स सेम, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम कोई दो सॉल्यूशंस कंपेयर कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन ए है एक बी है, सपोज करिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम इनका मेजर कर रहे हैं। अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर, एब्रिविएशन में लिख लेते हैं, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो हम बोलेंगे कि जो ए सोल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक है टू द सोल्यूशन बी, और बी सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक। ठीक है, तो इन जनरल टर्म हम क्या कह सकते हैं कि जिस सोल्यूशन का
ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर हम दो सोल्यूशन कंपेयर कर रहे हैं और दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर हो रही है बात? तो हाइपो कम होगा, हाइपर ज़्यादा होगा, आइसो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइसोटोनिक की कभी कभी एक नंबर में एग्जांपल भी आ जाती है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन की एग्जांपल करें तो उसमें हमने क्या एग्जांपल देनी है, 91% अगर हम सलाइन वाटर लेते हैं तो वो हमारे ब्लड से आइसोटोनिक है। ठीक है, सलाइन वाटर 91% और ब्लड, तो दोनों की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होता है। रेड ब्लड का आपस से हम ये जो है आइसोटोनिक होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आपने एक याद रखनी है। एक और टर्म है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। आप घर में, सभी के घर में ये डिवाइस होगी जिसे हम बोलते हैं आरओ, है ना सभी के पास। तो ऑलमोस्ट इंडिया में 90% जो होम हैं सभी में क्या है, आरओ आजकल हमें मिलता है। तो आरओ का पर्पस क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो आरओ वर्ड हम बोल देते हैं कि घर में हमने आरओ लगवा लिया। तो आरओ है क्या, व्हाट इज आरओ? आरओ आरओ कुछ नहीं, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो इसमें रिवर्स क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक डिवाइस बनाकर यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज करिए एक हमारे पास ऐसी डिवाइस है, यहाँ पे बीच में हमने लगा रखी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्रेशर जनरेट करने के लिए हमने पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, तो पिस्टन है बेटा, पिस्टल नहीं है, पिस्टन। ठीक है, याद रखना, क्लास में भी एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने पिस्टन बोला था, आपने पिस्टल लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पिस्टन। प्रेशर जनरेट करने के लिए यहाँ पर पिस्टन है, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर हमने रखा है प्योर वाटर, यहाँ पर है प्योर वाटर, और यहाँ पर है इम्प्योर वाटर या हम सॉल्टी वाटर बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉल्ट्स जो डिज़ोल्व हो रखे हैं। तो नॉर्मली क्या होगा अगर हम कुछ भी नहीं करते इस अपरेटस के साथ, तो क्या होना चाहिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और सॉरी जो एक तरफ प्योर वाटर है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, यहाँ से प्योर वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना शुरू कर जाएंगे सॉल्ट वाटर की तरफ, जिस तरफ सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल ऑस्मोसिस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से प्रेशर जनरेट करेंगे। कितना प्रेशर जनरेट करेंगे, ग्रेटर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो दो चीज़ें करते हैं, पहले हमने प्रेशर जनरेट करना है इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है उतना अगर हम प्रेशर जनरेट करेंगे तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ आ रहे हैं उनकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। ठीक है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारा जो हमने अप्लाइड प्रेशर है वो दोनों बराबर हैं। अगर हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर हमारा अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तो उल्टा होना शुरू हो जाएगा। सॉल्टी वाटर से मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स प्योर वाटर, तो वो ऑस्मोसिस का उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो उससे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ आ रही है बात? तो ऐसे आरओ वर्क करता है। ठीक है, तो हम प्रेशर जनरेट करते हैं, प्रेशर जनरेट करने से आरओ क्या करता है कि जो मेम्ब्रेन के थ्रू जो इम्प्योर वाटर है जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को वापस प्योर साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, एक टर्म इसके साथ ही है रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ, डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन, तो जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे जो है जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्टी वाटर होता है। तो पहले क्या होता था, बहुत बड़े स्केल पर आरओ को यूज़ करते थे, ऐसे घरों में नहीं होता था। तो फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर हम लार्ज स्केल पे वाटर को करते थे, सॉल्टी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करना, स्वीट वाटर में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसैलिनेशन। सैलाइन मीन्स सैलाइन, सॉल्टी, तो डीसैलिनेशन जो सॉल्टी वाटर है उसमें से सॉल्ट निकाल देना, वाटर को अलग कर देना। क्लियर हो रही है बात? तो ये कुछ टर्म्स थी ऑस्मोसिस से रिलेटेड। तो थोड़ा सा अभी इसका मैथमेटिकल काम करते हैं। तो ऑस्मोसिस की इक्वेशन क्या है, जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या है, जैसे हमने बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की किए हैं, और इससे इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हम किस तरह से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इसकी एक्सप्रेशन करते हैं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम डिनोट करते हैं पाई से। तो जो पाई है, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है हमारी, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सेकेंडली, ऑस्मोटिक प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं। अगर हम इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो क्या बनेगा, जो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए यहाँ पर हमने कांस्टेंट आर ऐड कर दिया, आर, तो इक्वेशन बन गई पाई इज इक्वल टू आर सी टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आर कांस्टेंट है, ठीक। तो आगे थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं। हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वो कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पाई इज इक्वल टू आर एन अपॉन वी इंटू टी। क्लियर? अभी इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो v को मैं इस तरफ ले गया, पाई इंटू वी इक्वल टू एन आर टी लिख लेते हैं, तो वो ज़्यादा फेमिलियर होगा, एन आर टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वॉट हॉफ इक्वेशन। तो इट इज़ फॉर डिल्यूट सोल्यूशन। कौन सी इक्वेशन है? वॉट हॉफ इक्वेशन फॉर द डिल्यूट सोल्यूशन। ये याद रखना आपने कि डिल्यूट सोल्यूशन के लिए है। अभी वॉट हॉफ इक्वेशन यूज़ करके हम किस तरह से जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, हम वॉट हॉफ इक्वेशन फिर से लिखते हैं, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्लियर? तो यहाँ पर पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। टी क्या है? टेम्परेचर है। आर इज़ अ कांस्टेंट एंड एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ओवर मोलर मास। क्लियर? तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर टी। क्लियर? तो यहाँ से हम m कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m क्या होगा यहाँ पर? डब्ल्यू आर टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू वी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो होपफुली सारा आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक जो है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे, एक तो थोरेटिकल छोटे छोटे से पार्ट रह गए, अदरवाइज़ हमारा चैप्टर फिनिश्ड है। अभी इसके हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।